नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इस समय मुद्दा गर्म है बिहार की राजनीति पर। नीतीश कुमार अचानक जो है भाजपा को छोड़कर जनता दल लालू प्रसाद यादव के साथ में हाथ मिला के सरकार बनाने जा रहे हैं, आज बना भी लेंगे। इसी चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संपादक इसी पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नवभारत के सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि बिहार के जो राजनीति पर कितना आप प्रकाश डाल सकते हो कि जो इसमें हुआ है मुद्दा नीतीश कुमार का, जो ये पर कई बार हो गया। कभी वो लालू के पास जाते हैं, कभी बीजेपी पास आते हैं, ये दूसरी या तीसरी बार हो चुकी है और मुख्यमंत्री उनको ही बनना है। देखिए, बिहार की जो जहाँ तक राजनीति की बात है, जहाँ तक मेरी समझ है कि बिहार की राजनीति अपने आप में बहुत ही एक तरह का, देखिए, मौसम विज्ञानी टाइप की है जी। इसके रामविलास पासवान जी से नीतीश कुमार जी तक, हालांकि नीतीश कुमार जी बहुत ही बिहार की राजनीति के बहुत ही मजे हुए नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, अपॉर्चुनिस्ट जिसको बोलाता है अंग्रेजी में, जो मतलब अपॉर्चुनिटिस्ट, क्या मुझे वो पूरा शब्द मैं हिंदी का चूँकि पत्रकार होने के नाते बहुत कम उस पर, लेकिन जो अवसरवादी राजनीति है, जो अवसरवादी राजनीति देश पर हावी है, इसका एक उदाहरण, सबसे बड़े उदाहरण इस समय नीतीश कुमार बने हुए हैं। इसके पहले भी बीजेपी पर तो लगता ही रहा, आरोप लग ही रहे हैं या बात होती ही रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो बिहार की राजनीति है ना सर, वो नीतीश कुमार अपने इर्द गिर्द ही घुमाना चाहते हैं। नीतीश कुमार केंद्र में रहते हैं और आज 15 साल से बिहार की राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भले लालू की पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीती, भले बीच में 2020 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने जीती, लेकिन राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार ही रहे। नीतीश कुमार की उपयोगिता भी वहाँ लोग समझते हैं और नीतीश कुमार ने जो वहाँ का महादलित जो है, पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी करीब 33% है, उस पर नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ है और नीतीश कुमार उसी के सहारे, उसी के बल पर राजनीति करते हैं। चूँकि उत्तर भारत की राजनीति आप समझते हैं, वहाँ जातिगत समीकरण का कितना प्रभाव है। उस जातिगत समीकरण को बिठाने की बीजेपी भी फुल कोशिश करती रहती है। यूपी में उन्होंने वो प्रयोग किया भी है, वो सफल भी हुए। वही प्रयोग बीजेपी बिहार में भी करना चाहती है, लेकिन बिहार में चूँकि लालू यादव, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और दल जो हैं, अपने अपने क्षेत्रों को उन्होंने बांट कर रखा हुआ है और वहाँ वो एकत्र नहीं कर पाते। जिस समाज से ये आते हैं नीतीश जी, उनका 4% केवल मत है कुर्मी समाज से जो आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो राजनीति के सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। यादव और मुस्लिम का जो गठजोड़ अच्छा है इनका, लालू का वो बना हुआ है अपनी जगह, उसके बावजूद भी इनका इम्पोर्टेंस बना हुआ है। सवाल ये है कि वो चाहते हैं कि बीजेपी के जो हमले हैं उससे हमको किस तरह बच के रहना है। पिछली बार भी उन्होंने यही किया, उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया, फिर बाहर निकले, फिर तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनाई, फिर तेजस्वी को 2 साल तक तेजस्वी के साथ रहे, उसके बाद फिर बीजेपी, जिस मोदी के विरोध में उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी, उन्हीं में मोदी के साथ उन्होंने, पीएम के साथ उन्होंने मंच साझा किए और उनके लिए वोट मांगे। इवन प्रधानमंत्री मोदी ने भी 20 में उनके लिए वोट मांगे। लेकिन कुल मिलाकर हमें यही लगता है कि उनको भी यही लगा, महाराष्ट्र की तरह, कहीं न कहीं मेरी सरकार को भी बीजेपी अल्पमत में लाकर धोखा दे देगी। और उन्होंने, ऐसा लगता है देख कर के, उन्होंने आरसीपी सिंह के जरिए बीजेपी ने कोशिश भी शुरू की, लेकिन नीतीश कुमार जैसे कहते हैं ना, मौसम विज्ञानी हैं और उन्होंने अपना असर दिखाया, तत्काल उन्होंने पाला पड़ा। एक चीज़ लोग पूछते हैं कि महाराष्ट्र और बिहार में क्या अंतर है। महाराष्ट्र और बिहार में बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन कार्यप्रणाली, जैसे वहाँ की जो नीतीश की कार्यप्रणाली है और यहाँ शरद पवार जी की कार्यप्रणाली है, वो लगभग मिलती जुलती है। शरद पवार शिवसेना के साथ भी जा सकते हैं, शरद पवार कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, शरद पवार और दलों को भी कभी कभी, हाँ, ऐसा लगता है कि शरद पवार बीजेपी के साथ भी जा रहे हैं।
हालांकि ऐसा दिया था उन्होंने, हाँ 2019 में समर्थन नहीं दिया था कि बाहर थे, कि मतलब कि हम बिल्कुल मतलब मूक समर्थन दिया था एक तरह से पर्दे के पीछे से कि भाई हम बाहर हो। तो तो उसी तरह की राजनीति दो दिन सरकार तो बनाई दी। हाँ बिल्कुल उसी तरह की राजनीति जो है नीतीश कुमार करना चाहते हैं कि मुझे कोई परहेज नहीं, मुझे बीजेपी से भी परहेज नहीं, मुझे कांग्रेस से परहेज नहीं, मेरी अपनी जनता है, मेरे अपने वोट हैं, जो धोखा खाना है जनता को। हाँ अल्टीमेटली जनता को जवाब देना है। और उन्होंने अपनी छवि जो है सुशासन बाबू की ईमानदार छवि है, इसमें नो डाउट कि उनकी छवि ईमानदार है। वो महादलित वर्ग जो है वहाँ का, उनको वो पसंद करता है। कुल मिलाकर ये देखिए कि जब वोटर उनका वोटर उनको पसंद कर रहा है, वो अपने को डिलीवर कर पा रहे हैं ना। कुछ राजनेता ऐसे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर कोई भी आरोप लगे। आज शरद पवार जी के ऊपर दुनिया भर के आरोप लगते हैं, लेकिन शरद पवार जी में ताकत है कि 40 से 50 विधायक को अपने महाराष्ट्र में चुनकर ला सकते हैं अपना अस्तित्व। और रही बात 2024 के इलेक्शन की, आपने लोकसभा इलेक्शन के बाद जो आपने की, ये जरूर है बीजेपी के लिए धक्का लग सकता है। बीजेपी जहां एक लोकसभा एक सीट पर नज़र रखती है और उसमें ये जो पाला बदला है नीतीश जी ने, तो निश्चित बीजेपी के लिए ये इस समय सेटबैक की स्थिति है। और बीजेपी इसको किस तरह से इसकी पूर्ति करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी के लिए संकट का समय है कि एक राज्य उसके हाथ से निकल गया, बड़ा राज्य निकला है, हिंदी भाषी पट्टा है वो, और काफ़ी वहाँ से लोकसभा के भी 40 सीटें चुन के आती हैं वहाँ से। तो वो अगर उत्तर प्रदेश भी है, वहाँ जो है बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन बन सकता है भविष्य में। बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन वहाँ बीजेपी खिलाफ बनने की संभावना है। और यदि वो महागठबंधन बनता है तो बीजेपी को निश्चित रूप से नुकसान होगा, क्योंकि अगर नीतीश और लालू साथ में चुनाव लड़ते हैं, उनका साथ कांग्रेस भी देती है, क्योंकि कांग्रेस का यही उद्देश्य है कि भाई भाजपा को रोकना है। तो अगर कांग्रेस कमज़ोर है लेकिन वो उनके साथ अपनी नैया भी पार करनी चाहती है, क्षेत्रीय दलों के ऊपर कांग्रेस को ज़्यादा भरोसा है। बीजेपी को क्षेत्रीय दलों के ऊपर भरोसा नहीं है। बीजेपी तो चाहती है कि क्षेत्रीय दल साथ रहें लेकिन उभर न पाएँ। लेकिन कांग्रेस के लिए अब वो स्थिति नहीं है। वो चाहती है कि क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर हम किसी तरह अपनी संख्या बढ़ाएं, अपना वजूद बढ़ाएं। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी देश की कांग्रेस ही है, फिर भी गाहे बगाहे क्षेत्रीय दल उभरते रहते हैं। वो चाहते भी हैं, कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का एक चेहरा बन सकते हैं। मुझे नहीं लगता, ठीक है ब्याज सोचने में क्या जाता है, राजनीति ऐसी चीज़ें है, राजनीति में कुछ भी संभव है। वो कहते हैं ना राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो सब सारे मामले जो हैं, लेकिन नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा कांग्रेस बनाएगी ऐसा भी नहीं लगता। तो नीतीश कुमार जी को विपक्ष का चेहरा कौन बनाएगा? राष्ट्रीय जनता दल बनाएगी या और पार्टियां मिलकर बनाएगी? और बिहार जो अपने दम पे, ये भी चर्चा है कि जो अपने दम पे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? और प्रधानमंत्री बनने के लिए जयप्रकाश नारायण ने कभी कोई पद नहीं लिया। बिहार के जयप्रकाश नारायण से तुलना अगर की जाए तो जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा जी के खिलाफ जो आंदोलन चलाया तो उन्होंने कोई पद नहीं लिया था। जयप्रकाश नारायण निर्विवाद नेता थे। उन्होंने युवाओं को, सब दलों को, जयप्रकाश नारायण की उंगली पकड़कर सब नेता बने। उनमें नीतीश भी हैं, लालू भी हैं, मुलायम भी हैं, सारे। उन्होंने एक नेताओं की एक फौज तैयार की। उन्होंने देखा कि किसके अंदर, इन युवा नेताओं के अंदर स्पार्क है जो ये कर सकते हैं कुछ इंदिरा जी के खिलाफ, इंदिरा जी के विजय रथ को रोक सकते हैं। यही तो अब प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए कौन सा नया चेहरा विपक्ष का 2024 का होगा? अभी तक इसमें तो अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर एक ऐसा सर्वसमावेशी चेहरा लगेगा। और वो एक बात जान लीजिए, वो उत्तर भारतीय दक्षिण भारत की बात नहीं होता। वो अगर चेहरा चाहिए तो एक उत्तर भारतीय पट्टे से ही मिलेगा, हिंदी भाषी पट्टे से ही मिलेगा, क्योंकि लोकसभा की सीटें ज़्यादातर वहीं से हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, ये है। महाराष्ट्र भी बड़ा राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र का क्या रहा है, हमेशा वो
साथ में ही रहा है, केंद्र के साथ में रहा है, केंद्र से उसका जुड़ाव रहा है, केंद्र में जिसकी सत्ता रही उसके साथ महाराष्ट्र गया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति और बिहार की राजनीति में बहुत अंतर है। और रही बात नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी अब फिलहाल नए दल के साथ नए उसमें दिखाई देंगे। इसमें प्रश्न इसमें और बन रहा है कि तेजस्वी यादव ने अभी अपने आप को जो है डिप्टी सीएम से दूर रखा है। वो या तो अपनी मिसेस को आगे कर रहे हैं, या वो हो सकता है सीएम के चेहरे में देख रहे हो अपने आप को। सोचिए, आपकी 70-80 सीटें, 79-80 सीटें लाने वाला व्यक्ति, वो तो सीएम। अब वही हाल जैसे जो स्थिति उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की है, वही कमोबेश स्थिति बिहार में तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव, उनके पिता स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके भी पिता मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये दोनों यादव समाज, बहुत सारी समानताएं हैं उनमें। उत्तर प्रदेश के आरजेडी और उत्तर प्रदेश के सपा और बिहार के आरजेडी में कुल मिलाकर उनकी राजनीति भी उसी तरह से चलती है। मुस्लिम यादव समीकरण जो है सब सेम थी। तो ये जो है ना समीकरण, तो वो खुद नहीं चाहते। वो चाहते तो हैं कि 2024 में इनको चेहरा बनाया जाए। राजनीति है कि ये छोड़ें और ताकि हम सीएम बन सकें। तो सीएम बनने के लिए इसलिए हो सकता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया कि भाई हमारी जो कामना, या हम जिसके अधिकारी हैं, हम सीएम के अधिकारी हैं, हम डीसीएम के अधिकारी नहीं हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं बिहार की जनता को कि मैं सीएम मटेरियल हूँ, डीसीएम नहीं। तो वो उनके साथ चूँकि राजनीतिक मजबूरियां हैं, राजनीतिक गठबंधन है, बीजेपी को उनको अलग रखना है, तो उन्होंने अपना एक अलग राजनीतिक पासा खेला है कि अपनी पत्नी को उन्होंने डीसीएम बना दिया है। उनके यहाँ परंपरा रही है, लालू ने भी अपनी पत्नी को सीएम बनाया था, अब उन्होंने अपनी पत्नी को डीसीएम बना दिया, जबकि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनकी दोनों पत्नियों, उनके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हैं टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, ये जनता के साथ। अब सोचिए, अब जनता इसको कैसे जनता किस तरह से एक्सेप्ट करती है। लेकिन ये तय है कि लोगों ने अपने अपने वोट बैंक बनाए हैं, और वो वोट बैंक पे अपना अपना ही अधिकार समझते हैं कि भाई ये मेरा वोट बैंक है, ये कहीं खिसकेगा नहीं, मैं चाहे जहाँ जाऊँ, चाहे जैसे इस्तेमाल करूँ। ये राजनीति के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। अवसरवादिता तो है, अवसरवादी राजनीति सब कर रहे हैं, इवन सारे दल उसमें लगे हुए हैं। देश थोड़ी अलग दिशा में जा रहा है, इस पर तो गहन चिंतन मनन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। तो मिश्रा जी का साफ साफ कहना है कि राजनीति जो है एक अलग दिशा में जा रही है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देश दुनिया की राजनीतिक खबरों पर चर्चा के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद।